चलो ठीक है, कोयले से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, विंड से बनती है, और भी बहुत पावर प्लांट है। हमारी गाड़ियों में अल्टरनेटर भी लगा रहता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और भी बहुत तरीके हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है और वह है जनरेटर। यह जनरेटर किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, इस जनरेटर के अंदर ऐसा क्या होता है कि यह मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। आपके जो भी डाउट है वह सब आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। विंड जनरेटर की स्पीड कम क्यों होती है, थर्मल पावर स्टेशन पर जो जनरेटर लगा रहता है उसकी स्पीड इतनी ज्यादा क्यों होती है। आज के टाइम में मार्केट में बहुत टाइप के जनरेटर अवेलेबल है, लेकिन इन सब जनरेटर के पीछे जो प्रिंसिपल है इनके काम करने का वह सबका सेम है, और उस प्रिंसिपल का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताता हूं जो अपने आगे काम आएगी। कोई भी जनरेटर को इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए एक मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत पड़ती है, और यह मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है हमारी जो मैग्नेट होती है वह। अब यहाँ पर यह मैग्नेटिक फील्ड दो टाइप का हो सकता है। एक जो परमानेंट मैग्नेट का फील्ड होता है, जैसे मेरे पास में यह मोटर है, इनमें दोनों साइड में दो मैग्नेट लगी है, और इनके बीच में जो एरिया है उसको बोलते हैं इस परमानेंट मैग्नेट का फील्ड। जो छोटे जनरेटर होते हैं उनमें परमानेंट मैग्नेट का फील्ड यूज में लेते हैं। और दूसरे टाइप का फील्ड होता है जिसको हम जनरेट करते हैं, उसको बोलते हैं टेम्परेरी फील्ड। इसमें क्या करते हैं कि हम एक कोयल को डिजाइन करते हैं, और इस कोयल को हम जो परमानेंट मैग्नेट है उसी के तरीके से इस कोयल को काम करवाते हैं और उससे फील्ड जनरेट करवाते हैं। पर यह फील्ड टेम्परेरी होता है, क्योंकि जब तक इस कोयल को हम डीसी सप्लाई देंगे तब तक यह फील्ड जनरेट करेगी, और जैसे ही डीसी सप्लाई बंद वैसे ही इस कोयल को मैग्नेट वाला इफेक्ट भी खत्म हो जाता है। जो बहुत बड़े जनरेटर होते हैं उनके लिए टेम्परेरी फील्ड को ही काम में लिया जाता है, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट की एक लाइफ होती है, उसके बाद में वह अपनी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टीज को लूज कर देती है। अब बात आती है कि हमें इस फील्ड की जरूरत क्यों पड़ती है। इस फील्ड की हमें जरूरत इसलिए पड़ती है कि जैसे यह परमानेंट मैग्नेट का फील्ड है, इसके अंदर यदि मैं कोई वायर को लेकर रोटेट करूंगा तो यह जो मेरा वायर है ना, यह कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा इस मैग्नेट की वजह से, जिससे इसमें वोल्टेज और करंट जनरेट होंगे। इसको मैं थोड़ा आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा। अभी थोड़ा इस चीज को अपन प्रैक्टिकली देख लेते हैं, जिससे आपको बहुत ही क्लियर समझ में आने वाली है चीजें। अब देखो, मेरे पास में यहाँ पर तीन मोटर है। एक इंडक्शन मोटर है, दो परमानेंट मैग्नेट डीसी मोटर है। इनमें से यह दोनों डीसी मोटर 12 वोल्ट से 24 वोल्ट की सप्लाई पर काम करती है। इनमें से इस मोटर का टॉर्क ज्यादा है लेकिन इसकी स्पीड बहुत कम है, और यह जो छोटी वाली मोटर है इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा है लेकिन टॉर्क बहुत कम है, जबकि दोनों सेम वोल्टेज पर काम करती है। इसको अब थोड़ा आगे समझेंगे कि कैसे किसी मोटर का टॉर्क बढ़ा सकते हैं और कैसे मोटर की स्पीड को बढ़ा सकते हैं। अब यह जो दोनों डीसी मोटर है ना, इनको यदि मैं हाथ से घुमाता हूं तो यह कुछ वोल्टेज और करंट जनरेट करेगी, क्योंकि इनके अंदर परमानेंट मैग्नेट लगी हुई है फील्ड जनरेट करने के लिए। सबसे पहले आप इस मोटर को देखो अंदर से। इसके अंदर दोनों साइड में दो पोल लगे हुए हैं, और यह दो पोल और कुछ नहीं, दो परमानेंट मैग्नेट लगी हुई है, और इन दोनों मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वह बीच में है। जैसे मेरे पास में यह कील है, तो इस कील को मैं यदि इनके फील्ड के बीच में लेकर जाता हूं तो कोई भी मैग्नेट इस कील को अट्रैक्ट कर लेगी, क्योंकि यहाँ पर इनका फील्ड है। अब यदि इस कील को मैं इन दोनों पोल के बीच में घुमाता हूं तो यह कील कुछ ना कुछ फोर्स को एक्सपीरियंस करेगी इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और इसके अंदर कुछ ना कुछ वोल्टेज भी इंड्यूस होगा। अब मैं यहाँ पर कील को तो घुमा नहीं सकता, इसलिए हमने रूटर को डिजाइन किया और उसके अंदर वाइंडिंग कर दी, जिसको हम आर्मेचर वाइंडिंग बोलते हैं। तो जब इस आर्मेचर को इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड के अंदर घुमाते हैं तो इसमें जो भी कंडक्टर लगे हुए हैं इनको कुछ ना कुछ यहाँ पर फोर्स फील होगा इन दोनों मैग्नेट की वजह से। अब जैसा इस डायग्राम में देखो, इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है, और बीच में यह आर्मेचर घूम रहा है। तो जो फील्ड लाइनें होगी, जिनको फ्लक्स लाइनें बोलते हैं, वह नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जाएगी, और बीच में यह आर्मेचर घूमेगा तो यह फ्लक्स लाइनें जो आर्मेचर के कंडक्टर है उनको कट करेगी। अब आर्मेचर के कंडक्टर को कट करेगी तो आर्मेचर के अंदर इन फ्लक्स लाइनों की वजह से आर्मेचर में वोल्टेज इंड्यूस होगा, जिसको हम इस कम्यूटेटर से कलेक्ट कर लेंगे। यह तो एक बेसिक प्रिंसिपल है छोटी मोटर का, लेकिन जो बड़ा सिंक्रोनस जनरेटर होता है वह कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, प्रिंसिपल दोनों का सेम है, उसको अपन इंडक्शन मोटर की हेल्प से समझते हैं। इस इंडक्शन मोटर का आप रोटर को देखो, एकदम सॉलिड सिलेंड्रिकल शेप में है, और इस रोटर में कोई भी मैग्नेट नहीं है। इस कील को मैं पास में लेकर जा रहा हूं तो यह इसके नहीं चिपक रही है, इसका मतलब इसमें कोई मैग्नेट नहीं है। और मैंने कहा था कि जब तक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं आ जाती इस मोटर में तब तक यह जनरेटर का काम नहीं करेगी। इसलिए आपने हमेशा इंडक्शन मोटर का नाम सुना है, इंडक्शन जनरेटर का नाम आपने कभी नहीं सुना होगा, क्योंकि इंडक्शन जनरेटर प्रैक्टिकल नहीं होता है। उसके रोटर पर कोई भी फील्ड
फील्ड नहीं होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इस मोटर को जनरेटर बनाने के लिए इसके रोटर को मॉडिफाई करता हूँ, पहले परमानेंट मैग्नेट से फिर नॉन परमानेंट मैग्नेट से। इस रोटर के यदि मैं 90 डिग्री पर 4 कट लगा दूं और फिर चारों कट के अंदर यदि मैं परमानेंट मैग्नेट सेट कर दूं और फिर मैं इस रोटर को यह जो इंडक्शन मोटर का स्टार्टर है इसके अंदर घुमाता हूं, तो मुझे आउटपुट में वोल्टेज मिलेगा। जितनी स्पीड से मैं इसको घुमाता हूं इन 4 पोल के हिसाब से। स्पीड का फंडा भी मैं थोड़ा सा आपको आगे समझाऊंगा कि हमें कितनी स्पीड पर इसको घुमाना है। अब यह तो परमानेंट मैग्नेट का केस था, लेकिन यदि मुझे बहुत बड़ा जनरेटर बनाना है तो मुझे परमानेंट मैग्नेट नहीं टेम्परेरी मैग्नेट चाहिए, जिसको जब मैं चाहूं तब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकूं। क्योंकि परमानेंट मैग्नेट की लाइफ ज्यादा नहीं होती, तो कुछ टाइम बाद में रूटर में फिर से हमें न्यू मैग्नेट लगानी पड़ेगी। अब इसी रोटर को मान लो मैं यह जो साइड में आप एक पिक देख रहे हो इसके हिसाब से मॉडिफाई कर देता हूं और यहाँ पर 4 पोल बनाकर उसकी वाइंडिंग कर देता हूँ और यह जो वाइंडिंग है उनको स्लिप रिंग के थ्रू डीसी सप्लाई देता हूँ। तो यह वाइंडिंग अपने आसपास में फील्ड जनरेट करेगी। यहाँ पर डीसी सप्लाई इसलिए देते हैं क्योंकि डीसी सप्लाई कांस्टेंट होती है, वह टाइम के साथ में वेरी नहीं करती है, इसलिए इसका फील्ड भी एकदम कांस्टेंट रहता है। तो जब तक मैं सप्लाई दूंगा तब तक फील्ड रहेगा, जब डीसी सप्लाई बंद तो फील्ड भी बंद हो जाएगा। अब इस तरीके से मैं मॉडिफाई करके इसके रोटर को सेट कर देता हूँ यह जो स्टेटर वाइंडिंग है इसके अंदर। तो जब रोटर रोटेट करेगा तो जो रोटर के अंदर फील्ड जनरेट हो रहा है वह रोटेट करेगा, तो उसको रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। और रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो फ्लक्स जनरेट होगा, क्योंकि जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइनें हैं उन्हीं को तो फ्लक्स बोलते हैं। और यह फ्लक्स कट करेगा यह जो स्टेटर वाइंडिंग है इसको, और जब स्टेटर वाइंडिंग को कट करेगा तो स्टेटर वाइंडिंग के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसको वोल्टेज भी बोलते हैं। है ना कितना सिंपल। जो कार का अल्टरनेटर होता है उसके अंदर टेम्परेरी मैग्नेट का फील्ड होता है, तो यदि आप कार के अल्टरनेटर को बाहर निकाल कर घुमाओगे तो वह कुछ भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करेगा। इसलिए कार के अल्टरनेटर को कार की बैटरी से पहले 12 वोल्ट की सप्लाई दी जाती है, जिससे उसके अंदर फील्ड जनरेट होता है और फिर वह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएगा। और यह अल्टरनेटर जनरेटर मोटर में क्या फर्क होता है उस पर मैंने वीडियो बना दिया है, आप उसको देख सकते हो, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। अब यह मोटर तो सिंगल फेज की थी, तो हमें सिर्फ एक फेज मिलेगा और एक न्यूट्रल वायर मिलेगा। अब मान लो मुझे तो 3 फेज के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है, तो यह जो रूटर है ना यह तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें तो कोई भी बदलाव नहीं होगा। 4 पोल रहेंगे और डीसी सप्लाई रहेगी। लेकिन मुझे 3 फेज के लिए यह जो स्टेटर वाइंडिंग है ना इसको मैं थोड़ा मॉडिफाई करता हूँ। कैसे, इस रूटर की हेल्प से समझते हैं। यह रूटर 360 डिग्री में रोटेट करता है। अब मेरे को 3 फेज वाइंडिंग बनानी है, तो इस 3 वायर की हेल्प से मैं आपको समझा देता हूँ। इनमें से एक वायर को लेकर इसको इधर लगाकर 120 डिग्री के एंगल पर दूसरी साइड में सेट कर दूंगा, यानी इन दोनों के बीच में 120 डिग्री का एंगल होगा। तो इस तरीके से एक वाइंडिंग बन जाएगी और इन दोनों वायर को बाहर निकालकर ज्वाइंट कर दूंगा। अब दूसरी वाइंडिंग बनानी है, तो यह जो 120 डिग्री है ना यहाँ से लेकर इससे फिर 120 डिग्री पर आगे चला जाऊंगा और वहां पर इसे सेट कर दूंगा और इसको भी बाहर निकालकर ज्वाइंट कर दूंगा। और तीसरी वाइंडिंग के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा, तो इस टाइप से तीसरी वाइंडिंग भी बन जाएगी और इसी टाइप इसको भी बाहर निकालकर ज्वाइंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर अब 3 वाइंडिंग बन गई है और इन तीनों वाइंडिंग को स्टेटर पर सेट किया जाता है, रूटर पे नहीं। और जब इन तीनों वाइंडिंग के बीच में यह रोटर घूमेगा तो यहाँ पर 3 फेज निकलेंगे। मेरे ख्याल से आपको यह समझ आ गया होगा अच्छे से। अब अपन थोड़ा सा फील्ड वाला कंसेप्ट समझ लेते हैं कि हमें कितनी स्पीड चाहिए इस जनरेटर से 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी के लिए। इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला है स्पीड का 120 f/p। इस फॉर्मूले में f फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज आपको पता है हमारे इंडिया में 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी फिक्स है और यह p नंबर ऑफ पोल है। तो हमने अभी रूटर में कितने पोल बनाए थे? 4 हैं। इस हिसाब से इस फॉर्मूले की हेल्प से हमारे पास में स्पीड आएगी 1500 आरपीएम। यानी यदि हम 1500 आरपीएम की स्पीड पर इस जनरेटर को घुमाएंगे तो हमें सिंगल फेज के अंदर 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी मिलेगी। और 3 फेज वाइंडिंग होगी तो 3 फेज मिल जाएंगे। लेकिन सोचो कि हम एक विंड जनरेटर बना रहे हैं, तो फिर जनरेटर की स्पीड ज्यादा नहीं होती है उस केस में, तो क्या करेंगे? इस केस में हम यहाँ पर नंबर ऑफ पोल्स को बढ़ा देंगे। जैसे मैंने अभी 4 पोल सेट किए थे, तो अब मैं यहाँ पर 16 पोल सेट कर देता हूँ। तो इसी फॉर्मूले की स्पीड से मुझे जो स्पीड मिलेगी वो मिलेगी 375 आरपीएम की। तो मेरा जो जनरेटर यदि 375 आरपीएम की स्पीड पर घूमेगा तो मुझे वही सेम टू सेम आउटपुट मिलेगा जो 4 पोल के अंदर मिल रहा था। तो इस तरीके से आप पोल बढ़ाकर कम स्पीड भी आपके पास में है तो आप मैनेज कर सकते हो। अब मैं यहाँ पर आपको थोड़ा स्पीड और टॉर्क वाला भी फंडा बता देता हूँ कि इनमें
में से एक मोटर की स्पीड ज़्यादा क्यों है और एक की कम क्यों है? इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है टॉर्क का, T इजकल टू P अपॉन ओमेगा। यहाँ पर P पावर है और ओमेगा स्पीड है और यह T टॉर्क है। मान लो मैं इस रोटर की स्पीड को बढ़ाता हूँ, पावर को कांस्टेंट रखता हूँ, तो टॉर्क मेरा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और यही इस मोटर के साथ में है, इसकी स्पीड ज़्यादा है और टॉर्क कम है। दूसरे केस में यदि मैं स्पीड को कम करता हूं तो टॉर्क बढ़ जाएगा और यह इस वाली मोटर के साथ में है, इसका टॉर्क बहुत ज़्यादा है लेकिन स्पीड कम है। तो आप कोई भी मोटर को रीवाइंडिंग करके उसकी स्पीड और टॉर्क को कम ज़्यादा कर सकते हो। तो इस तरीके से एक जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। जो जनरेटर के पीछे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्रिंसिपल है उसकी अपन यहाँ पर बात की है। यदि आपको कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट्स के थ्रू आप पूछ सकते हो, और यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल पर विजिट कीजिए और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। थैंक यू।